अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 8 ई कैट। आज हम चैप्टर 6 केमिकल बॉन्डिंग जो है उसको पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर 8 पेज नंबर 1 पे देखते हैं। चैप्टर के शुरू में आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसे डायरेक्टिव बॉन्ड भी कहते हैं, तो उनका एक कंपैरिजन है। इसमें इनमें कैसे एमसीक्यूज बनते हैं इससे भी देखते हैं सर। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस टू एटम्स में 1.7 से ज़्यादा हो, और कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मिले। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो तब आयनिक बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मेटल्स हैं जो कि प्रोडिक्टेबल के आमतौर पर लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद हैं, जो आसानी से पॉजिटिव आयन फॉर्म करती हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हो सकते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नॉन मेटल्स हैं जो कि राइट टॉप ऑफ द प्रोडिक्टेबल है। तो वो 6 और 7th ग्रुप, 8 नहीं, 7th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो इसमें जो है वो नॉन मेटल्स हैं। यानी अगर कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड और 6 और 7 ग्रुप का जो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट एक एटम जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड से हो और एक 6 या 7 से हो, तो तब उनमें आयनिक बॉन्ड बनेगा। इसे M+X- से रिप्रेजेंट करेंगे। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं एनर्जेटिकली ये हाई एनर्जी स्टेट में होते हैं, कि आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है लेकिन एनर्जेटिकली ये हाई एनर्जी में होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। और जो नॉन मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है, इजीली नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं, वो लो एनर्जी स्टेट में होते हैं। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल के मीनिंग ये होते हैं कि एक पॉजिटिव आयन के सब तरफ नेगेटिव आयन मौजूद होते हैं, और पॉजिटिव आयन की नेगेटिव आयन से जो अट्रैक्शन है किसी एक सर्टन एक्सिस पे नहीं होती है, कि अलॉन्ग एक्स या वाई जी एक्सिस। जैसे सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम आयन के 6 क्लोराइड आयन होते हैं, X डैश, Y डैश और Z डैश, सब तरफ से अट्रैक्शन हो रही होती है, इसलिए इसे नॉन डायरेक्शनल कहते हैं। क्वेश्चन कैसे हो सकता है इसका? क्वेश्चन 1 है, विच पेयर इज लाइकली टू फॉर्म इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अल्फा बी, ये ऑप्शन है, सब ऑप्शन को देखो। अल्फा ऑप्शन में दोनों मेटल्स हैं, मेटल्स में मेटेलिक बॉन्ड बनता है। बीटा ऑप्शन में दोनों नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स की एक पहचान याद रखें, जितनी भी गैसेज हैं वो सब नॉन मेटल्स होती हैं, तमाम गैसेज नॉन मेटल्स होती हैं। नॉन मेटल और नॉन मेटल में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। चार्ली जो है उसमें वो कोवलेंट बॉन्ड है। समझाने की कोशिश की कि एल्यूमिनियम जब हेलोजन से मिलती तो सिर्फ एल्यूमिनियम फ्लोराइड है जिसका बॉन्ड आयनिक होता है, बाकी सारे हेलाइड जो हैं ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, एल्यूमिनियम से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। डेल्टा में पोटेशियम और ऑक्सीजन है, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप से है, मेटल ऑक्सीजन 6 ग्रुप से है, नॉन मेटल्स है, इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्वेश्चन 2 देखिए, विच इज डुप्लेट स्टेज। कौन है इनमें से जो डुप्लेट स्टेज में है? तो डुप्लेट स्टेज मतलब जिनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये तब होता है जब किसी का वैलेंस शेल फर्स्ट शेल हो और फर्स्ट शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, और यही 3 स्पीशीज़ हैं जो डुप्लेट फॉर्म करती हैं। तो ये आंसर ऑल है, सिर्फ यही 3 स्पीशीज़ डुप्लेट फॉर्म करती हैं। कोवलेंट बॉन्ड में देखिए, एक तो इनमें वो आइटम्स कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बिटवीन एलिमेंट्स इन द मिडल ऑफ द प्रोडिक्टेबल। ये वो एलिमेंट्स इसमें शेयरिंग करते हैं जो प्रोडिक्टेबल के मिडल में होते हैं, यानी लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं, राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं, मिडल में जो एलिमेंट्स हैं जब वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल्स होते हैं मिडल में तकरीबन। ये डायरेक्शनल होता है बॉन्ड, जैसे पी एक्स से ओवरलैप करेगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होंगे। ये ऑक्टेट रूल आमतौर पर फॉलो करते हैं, इनके कोशिश करते हैं कि इनमें से 8 इलेक्ट्रॉन हो। फिर इसमें ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जो शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट होते हैं। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट जब कहीं बॉन्ड बनाएंगे तो शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट फॉर्म करेंगे। सेकंड ग्रुप के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जब वो दोनों इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लेंगे बॉन्ड बनाने में, शेयर कर लेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे। थर्ड ग्रुप के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, जब वो तीनों इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में
तो उनके टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे। तो ये 8 से कम है, इसलिए इसको शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहते हैं। तो इसे याद रखिएगा, सेकेंड ग्रुप के और थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स जब बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन 3 देखें, क्वेश्चन ऐसे, इफ वन एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड ए देन विच स्टेज इज पॉसिबल रिगार्डिंग वैलेंस शेल। तो अगर कोई थर्ड ग्रुप से है, वो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो उसके इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा होंगे, 8 के इक्वल होंगे, लेस होंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि थर्ड ग्रुप के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उसकी एग्जांपल्स भी दी हैं, लिहाजा तो ये फिर हमारे पास आंसर चार्ली बनेगा। फिर इसमें सुपर ऑक्टेट या एक्सटेंडेड ऑक्टेट भी बोलते हैं, जब किसी के वैलेंस शेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो। ये तब पॉसिबल होता है जब थर्ड पीरियड का एलिमेंट, ग्रुप नहीं, थर्ड पीरियड का एलिमेंट जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। सेकंड पीरियड के नहीं हो सकते ये, क्योंकि सेकंड पीरियड का मतलब है कि उनका वैलेंस शेल सेकंड है, और सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन सिर्फ अकोमोडेट हो सकते हैं। तो थर्ड पीरियड में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट, कौन है जो इसमें से एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। OF4 एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड से है, और ऑक्सीजन जो है उसका वैलेंस शेल सेकंड है, और ऑक्सीजन 6 ग्रुप से है, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 8 6 थे टोटल, 4 शेयर कर लिए, 4 शेयर किए तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 8 और 2 10, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो वो अकोमोडेट नहीं कर सकता। तो ये सुपर ऑक्टेट सिर्फ जो हैं वो हम आपका थर्ड पीरियड के एलिमेंट फॉर्म कर सकते हैं, तो इसलिए OF4 पॉसिबल नहीं होगा। फिर जो कोवलेंट बॉन्ड हैं ये पोलर भी होते हैं, नॉन पोलर भी होते हैं मॉलिक्यूल। अगर तो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल हो, मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसमें एक जैसे एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना हुआ, तो वो हमेशा नॉन पोलर होगा। और अगर वो हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब उसके अंदर डिफरेंट एटम्स ने मिलकर मॉलिक्यूल फॉर्म किया है, तो जैसे CCl4, जैसे CaCl3 क्लोरोफॉर्म, तो अगर तो उनका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होगा, तो जैसे टेट्राहीड्रल, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कहलाते हैं, तो वो नॉन पोलर हो जाएगा। बेशक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा एटम्स के दरमियान, तो और अगर डिफरेंट एटम्स के दरमियान है तो वो पोलर बॉन्ड, तो पोलर नॉन पोलर दोनों वो तरह के बॉन्ड हो सकते हैं। आगे भी डिटेल देखेंगे। डेटिव बॉन्ड एरो से शो किया है क्योंकि ये डायरेक्शनल होता है, ये भी हमेशा। इसमें डोनर एटम होता है, एक एक्सेप्टर होता है। डोनर एटम जो होता है, डोनर वो स्पीशी होती है जिसमें लोन पेयर होगा सेंट्रल एटम के पास, वो आमतौर पे 5th 6th या 7th ग्रुप का कोई एलिमेंट होता है, या कोई नेगेटिव आइन होता है जैसे OH नेगेटिव, फ्लोराइड एटसेट्रा। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, सेकंड ग्रुप का कोई एलिमेंट, थर्ड ग्रुप का कोई एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, एंड दे हैव रूम फॉर फर्दर इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन अकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन्स, सो दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ट्रांजिशन मेटल्स हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनाती हैं ट्रांजिशन मेटल, उसमें लिगेंड हमेशा ट्रांजिशन मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, और ट्रांजिशन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है। कुछ एग्जांपल्स भी हैं इसकी। क्वेश्चन कैसे हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड्स, बताइए जिसमें तीनों बॉन्ड्स हों, कोऑर्डिनेट, कोवलेंट और आयनिक। एग्जांपल इसकी चार्ली है। कुछ एग्जांपल और भी दे दी, कॉपर सल्फेट NaBF4 जिसमें तीनों बॉन्ड्स होते हैं। कुछ एग्जांपल्स बता दिए हैं, NaNO3 CaCO3 KNO2 K2SO4 जिसमें आयनिक और कोवलेंट दोनों बॉन्ड हैं। तो ये एग्जांपल ज़हन में रहें। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फॉर्म डेटिव बॉन्ड, कौन है जो कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। तो जो BF3 है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। अमोनिया के पास लोन पेयर है, वो डोनेट कर सकता है। PH3 के पास भी लोन पेयर है, वो डोनेट कर सकता है। चार्ली में ऑक्टेट कंप्लीट है, ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है ना वो डोनेट कर सकता है, तो इसका आंसर जो है वो चार्ली है। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हमने पढ़ा था सेकंड और थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनके कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। एल्यूमिनियम जो थर्ड ग्रुप से है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होगा। पेज 2 पर हम वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जो MCQs हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी,
इससे हमें पता चलता है कि अगर कोई मालिक्यूल है उसमें एटम्स ने आपस में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म की है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट क्या होगी, एग्जांपल्स क्या होंगी। तो इसके एमसीक्यूज इस तरह से बनते हैं। अब AB2 टाइप, जितने भी AB2 टाइप मालिक्यूल हैं, ए सेंट्रल एटम है और बी बॉन्ड पेयर है, बॉन्डेड एटम नहीं है, बॉन्ड पेयर है। इससे नहीं फर्क पड़ता वेस्पर थ्योरी में कि इलेक्ट्रॉन पेयर किसके हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन तो सबका सेम होता है। हाँ, इससे फ़र्क पड़ता है कि है कितने इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के गिर्द। तो AB2 टाइप, एक सेंट्रल एटम है उसके गिर्द 2 बॉन्ड पेयर है, तो 2 पेयर हैं इलेक्ट्रॉन्स के। और जब भी AB2 टाइप होगी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। दोनों बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर कोई नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट लीनियर है, यानी वो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर लीनियर वे में अरेंज होंगे। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी लीनियर है। ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट में डिफरेंस तब आएगा जब किसी में लोन पेयर आएगा, तो तब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री अलग हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट अलग हो जाएगी। अगर किसी में लोन पेयर नहीं आएगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट और उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम रहेगी। एग्जांपल देखो, सेकंड ए के एलिमेंट, यानी कोई ऐसा सेंट्रल एटम हमें चाहिए जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो आमतौर पर वो AB2 टाइप में आएगा। सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट हैं, सेकंड बी ग्रुप के एलिमेंट हैं, सेकंड बी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी। सेकंड ए है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। जब वो किसी के साथ 2 बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो इस टाइप में आ जाएंगे, CS2, CO2, इथाइन। एल्काइन नहीं, एल्काइन तमाम एल्काइन नहीं, क्योंकि एल्काइन में तो फिर CH3 प्रोपाइन आएगा तो CH3 भी आ जाएगा, हो नहीं, सिर्फ इथाइन। और इस तरह से कॉम्प्लेक्स दे दिया है, देखो सिल्वर है तो उसमें 2 लिगेंड अटैच है, ये सब इसी कैटेगरी में आएंगे। AB3 टाइप, एक सेंट्रल एटम उसके 3 बॉन्ड पेयर हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं टोटल। AB3 टाइप की हमेशा हाइब्रिडाइजेशन 2sp2 होगी और तीनों बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर कोई नहीं है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट ट्रायंगुलर प्लेनर होगी, एंगल अराउंड 120 होगा। और इसमें हमें सेंट्रल एटम ऐसा चाहिए जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हों, वो थर्ड ग्रुप से बिलोंग करेगा। और जो एल्कीन्स हैं, और एल्कीन्स में वो वाले कार्बन एटम जिनके दरमियान डबल बॉन्ड बना हुआ है, वो कार्बन एटम जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है, उन 2 कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। एल्कीन में तमाम कार्बन एटम की sp2 नहीं होगी। एल्कीन्स में डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। इसकी थर्ड ग्रुप के एलिमेंट जो है ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम वगैरह हैं। तो जब भी थर्ड ग्रुप का कोई एलिमेंट हो, बोरॉन हो BCl3, AlCl3, AlF3, BH3, थर्ड ग्रुप का कोई एलिमेंट है और वो ट्राईवैलेंट है, 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो वो एग्जांपल AB3 बनेगी। फिर SO3, NO3-, कार्बोनेट, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्रेफाइट, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। AB2L, इसमें L लोन पेयर है, A सेंट्रल एटम है, 2 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हैं। हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर आने से हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होती। AB2L AB3 की क्लास है, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हैं, 1 लोन पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट सेम रहेगी लेकिन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एंगुलर हो जाएगी। इसको ऐसे समझ लें कि वाइल डिसाइडिंग द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इन वेस्पर थ्योरी ओनली कंसिडर द पोजीशन ऑफ एटम्स, यानी इसमें लोन पेयर को हम छोड़ देते हैं और जहाँ एटम मौजूद हैं सिर्फ उनको देखते हैं, तो वो शेप मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कहलाती है। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बताते हो कि लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट बताते हुए लोन पेयर भी कंसिडर किया जाता है। तो इसमें कोई 4th ग्रुप का सेंट्रल एटम 4th ग्रुप से होगा, जैसे टिन है 4 ग्रुप से, SnCl2, SO2 इसकी एग्जांपल है, उसमें मल्टीपल बॉन्ड है, सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच हैं दोनों। PbCl2 ये भी लेड भी 4th ग्रुप से है। ओजोन इसकी एग्जांपल है। AB4 टाइप देखिए, AB4 टाइप में सेंट्रल एटम है, उसके 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, 4 बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, टेट्राहाइड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट होगी, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी टेट्राहाइड्रल है, एंगल 109.5 डिग्री है।
सेंट्रल एटम फोर्थ ग्रुप से होना चाहिए इसमें भी, और उससे 4 बॉन्ड बनाने फोर्थ ग्रुप से, और अपने चारों इलेक्ट्रॉन यूज करें 4 बॉन्ड बनाने में। CH4 है, SiH4, ये सब है। तमाम एल्केन्स जो है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, वो AB4 टाइप में आएंगे तमाम एल्केन्स। और इसके अलावा कोई आइंस जो हो सकते हैं, वो आइंस की भी एक लिस्ट दे दी जो इसकी एग्जांपल के तौर पे आ सकते हैं, एक रेडी रेफरेंस के लिए कुछ जहन में रखें इसको। अगर वो पूछ लें इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, एंगल क्या है। AB3L में 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट सेम है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल है। एंगल अब 109.5 डिग्री से कम हो जाएगा। कम हो के कितना होगा, ये अमोनिया में वो 107.5 डिग्री होता है। तो अब इसमें आमतौर पे सेंट्रल एटम जो है वो 5th ग्रुप से है, क्योंकि देखिए 5th ग्रुप के पास उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब वो 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लेगा बॉन्ड बनाने में, तो उसके टोटल हो जाएंगे 6 और 1 लोन पेयर बच जाएगा। 5 टोटल है, 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए तो 3 शेयर हो गए, डबल हो गए 6, और एक जो पेयर बच गया, तो वो इसकी एग्जांपल्स बनेगी। इसकी भी एग्जांपल लिख दी आइंस की शक्ल में कौन सी पॉसिबल है। AB2L2 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट सेम, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इसकी एंगुलर हो जाएगी। एंगल इसमें सबसे फेमस वाटर ही है, 104.5 डिग्री होता है अराउंड। वाटर के अलावा इसमें आमतौर पर सेंट्रल एटम 6 ग्रुप से होता है, 6 ग्रुप से होता है और वो 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, 2 बॉन्ड फॉर्म करता है 6 ग्रुप का एलिमेंट, तो तब वो इस कैटेगरी में फॉल कर जाता है। इसके अलावा F2O, Cl2O और NH2- इसकी एग्जांपल्स बन जाएंगे। पेज 3 पर जो कुछ प्रोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि प्रोडिक टेबल में एक रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न रखती हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एटॉमिक साइज़ है। एटॉमिक साइज़ जो है वो कि अलॉन्ग पीरियड एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करता है, और डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है। एटॉमिक साइज़ जो है वो उसको मेजर करते हैं एज एटॉमिक रेडियस, और ये डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज पे, नंबर ऑफ शेल पे और शील्डिंग इफेक्ट पे। एटॉमिक रेडियस की जब हम बात करते हैं तो ये आयनिक रेडियस भी होगा। तो एक कंपैरिजन किया है, आर का मतलब रेडियस है, आर नॉट का मतलब है न्यूट्रल एटम का रेडियस, आर नेगेटिव का मतलब है रेडियस ऑफ एनाइन, आर प्लस का मतलब है रेडियस ऑफ कैटाइन। तो पॉजिटिव आयन का रेडियस न्यूट्रल एटम से हमेशा कम होता है, और नेगेटिव आयन का रेडियस न्यूट्रल एटम से हमेशा ज़्यादा होगा। जितना नेगेटिव ज़्यादा आएगा उतना रेडियस ज़्यादा होता जाएगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आएगा उतना रेडियस कम होता जाएगा। आयनिक रेडियस कैसे मालूम करते हैं? किसी पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन का रेडियस, आर पॉजिटिव कैटाइन का रेडियस है, आर नेगेटिव नेगेटिव आयन का रेडियस है। कैपिटल आर इंटर आयनिक डिस्टेंस है, वो जो आयनिक कंपाउंड है उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक कैटाइन का रेडियस मालूम करते हैं कि वो जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है उसमें से अगर नेगेटिव आयन का रेडियस माइनस कर दें तो पॉजिटिव आयन का रेडियस आ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। अगर नेगेटिव आयन का रेडियस मालूम करना है तो आर में से पॉजिटिव आयन का रेडियस माइनस कर देंगे। यानी कि इसके MCQs इस तरह से होंगे कि कोई एक तो हमें इंटर आयनिक डिस्टेंस देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के न्यूक्लियस में डिस्टेंस, और फिर अगर कैटाइन का रेडियस बता देंगे तो हम एनाइन का रेडियस मालूम कर लेंगे, और अगर एनाइन का रेडियस बता देंगे तो कैटाइन का कर लेंगे। अगर होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, उसमें कोवलेंट बॉन्ड है, वो आयनिक बॉन्ड नहीं है, तो फिर रेडियस कैसे फाइंड करते हैं? फिर जो बॉन्ड लेंथ है कि जब 2 एटम्स आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से अटैच हैं तो उनके न्यूक्लियस में जो डिस्टेंस है वो बॉन्ड लेंथ है, उसको हाफ कर लेते हैं, तो ये कोवलेंट रेडियस आ जाता है। और अगर होमोन्यूक्लियर का मतलब एक जैसे एटम है, अगर वो एक जैसे एटम नहीं है तो फिर कोवलेंट रेडियस ऐसे फाइंड करते हैं जो बॉन्ड लेंथ है, वो जो 2 मुख्तलिफ एटम है जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनना है उनके न्यूक्लियस में जो डिस्टेंस है वो बॉन्ड लेंथ है, उसमें से किसी एक एटम का रेडियस माइनस करते हैं तो दूसरे एटम का रेडियस हमें पता चल जाता है। ट्रेंड क्या है? कोवलेंट रेडियस हो, आयनिक रेडियस हो, अलॉन्ग पीरियड ये डिक्रीज करेगा हमेशा, अलॉन्ग ग्रुप ये हमेशा इंक्रीज करेगा।
तो जैसे क्वेश्चन है 7, मिनिमम कोवलेंट रेडियस बताएं। आपको सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इनको नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं और हमारी जितनी भी क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, वो रिलेटेड टू सेकेंड और थर्ड पीरियड ही होंगे हमेशा। तो अब इसमें देखें, बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन। बोरॉन थर्ड ग्रुप से है, कार्बन फोर्थ ग्रुप से है, सिलिकॉन भी फोर्थ ग्रुप से है और नाइट्रोजन फिफ्थ ग्रुप से है। तो जितना हम राइट पे जाएंगे यानी नाइट्रोजन, उतना रेडियस कम होगा, एटम का साइज कम होगा तो रेडियस भी कम होगा, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। फिर देखिए पेज 3 पर ही उसके सेकंड पार्ट पर कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी समराइज किया है कि ये कैसे चेंज होते हैं। ये तीनों वैल्यूज जो हैं ये साइज के इन्वर्स वेरी करती हैं। जब लॉन्ग पीरियड मूव करते हैं तो साइज चूंकि डिक्रीज करता है तो ये तीनों वैल्यूज इंक्रीज करेंगी, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगा और ये इंक्रीज करेंगी, और डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज करेंगी ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट। जब ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करेंगे तो साइज इंक्रीज करता है एटम का, शेल बढ़ जाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, और ये तीनों जो हैं डिक्रीज करेंगी। साइज के ये इन्वर्स है। फिर ये बताया गया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करें तो हायर आयनाइजेशन एनर्जीज जो है वो उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और अगर एलिमेंट्स हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी, मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती, नॉन मेटल्स की हाई होती है, और मेटलॉइड्स की आयनाइजेशन एनर्जी इंटरमीडिएट होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक्सोथर्मिक होती है, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंडोथर्मिक होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी प्रोडिक्ट टेबल में क्लोरीन की होती है। कुछ नॉलेज बेस्ड कॉन्सेप्ट है। अभी ये जो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, ये सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स। एक तो इनके नाम मतलब ये इनकी अरेंजमेंट, ये तरतीब याद रखनी पड़ेगी। इनके एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होगा, जैसे लिथियम का 3 है तो बाकी सब फिर बाय 1 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं। ऊपर इनके ग्रुप नंबर लिखे हुए हैं, उसके ऊपर इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। NS1 N वैलेंस शेल है, यानी लिथियम सेकंड पीरियड से है। सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट हैं उनका वैलेंस शेल सेकंड है, तो ये हो जाएगा 2s1। बेरिलियम में हो जाएगा 2s2, तो बोरॉन में हो जाएगा 2s2 2p1, कार्बन में 2s2 2p2, नाइट्रोजन में 2s2 2p3, और इस तरह से नियॉन में 2s2 2p6। तो ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी, कभी वो कॉन्फ़िगरेशन से, कभी एटॉमिक नंबर से, और कभी एलिमेंट का सिंबल देके पूछ लेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी के सेकंड और थर्ड पीरियड के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो अपनी एक्सेप्शंस के साथ इन 2 लाइंस को अगर आप याद कर लेंगे तो याद हो जाएंगे। आप देखें सिर्फ फर्स्ट से सेकंड ग्रुप में जब जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी में हमें ख्याल करना पड़ता है। सेकंड से जब थर्ड में जाते हैं तो तब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। थर्ड ग्रुप की एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड ग्रुप से ज़्यादा होने के बजाय कम है। सेकंड से थर्ड में ख्याल रखना और फिफ्थ से सिक्स में ख्याल रखना है। 6 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, जैसे ऑक्सीजन की कम है नाइट्रोजन से, बोरॉन की कम है बेरिलियम से, इस तरह से एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम से कम है, सल्फर की फास्फोरस से कम है। बाकी जितना राइट साइड पे जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, लेफ्ट पे कम होगी। इसी बात को नीचे फिर एक और तरीके से बताया, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स लेकर। K का मतलब है फर्स्ट शेल और L का मतलब है सेकंड शेल। तो सबके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए सबके K में 2 लिखा है, और सेकंड शेल में लिथियम में फिर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और नियॉन पे जाके सेकंड शेल कंप्लीट हो गया। एक पीरियड के अंदर शेल सेम रहता है। तो ये इसमें बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेफ़्ट से राइट पे जाने पे इंक्रीज़ करती है, डाउनवर्ड डिक्रीज़ करती है, और जिन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस यानी न्यूक्लियर चार्ज भी राइट साइड पे इंक्रीज़ करता है, डाउनवर्ड डिक्रीज़ करता है। न्यूक्लियर फोर्सेस, अट्रैक्शन, न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर नहीं, न्यूक्लियर होल्ड, चूँकि शेल भी बढ़ जाते हैं, साइज़ भी बढ़ जाता है, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल से कम हो जाती है। एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करता है, शील्डिंग इफेक्ट पीरियड में सेम रहता है, और ग्रुप में जो है शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है।
ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज़ करता है, और पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट सेम है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है शेल के इंक्रीज करने से। तो मुख्तलिफ फैक्टर्स कैसे वेरी करते हैं लॉन्ग ग्रुप और पीरियड। पेज 4, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी में जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं और जो पीछे हमने ट्रेंड देखे हैं पेज 3 पे, उसी को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। आप उसी को अगर याद कर लेंगे तो ये कोई अलग से पैटर्न नहीं है, सेम पैटर्न है, बस ग्राफ से रिप्रेजेंट किया है, थोड़ी आसानी शायद हो जाए इसमें। अब हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी प्रोडिक्ट टेबल में हीलियम की है, लो सीजियम की है, ये याद रखना है। थर्ड ग्रुप और सिक्स ग्रुप के एलिमेंट एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेडली लो आयनाइजेशन एनर्जी शो करते हैं। आप देखो थर्ड ग्रुप में ग्राफ में अगर आप देखो बोरॉन है, तो ब्रिलियम से बोरॉन में गए तो कम हो गई, हालांकि ब्रिलियम से बोरॉन में ज़्यादा होनी चाहिए थी। इसी तरह से दूसरे ग्राफ के दूसरे पार्ट में देखो कि जो एल्यूमिनियम है वो हमारे पास है थर्ड ग्रुप से, तो मैग्नीशियम से जब एल्यूमिनियम में गए हैं, तो मैग्नीशियम से जब एल्यूमिनियम में गए हैं तो तब वो आयनाइजेशन एनर्जी जो वो कम हो गई है। सेम जो सेकंड और फिफ्थ की है वो अनएक्सपेक्टेडली हाई है। मतलब नाइट्रोजन से, अब ग्राफ में देखो नाइट्रोजन से जब फास्फोरस में जा रहे हैं तो फास्फोरस की कम है, और नाइट्रोजन की जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे, नाइट्रोजन से जब ऑक्सीजन में जा रहे हैं, सॉरी नाइट्रोजन से जब ऑक्सीजन में जा रहे हैं तो ऑक्सीजन की कम है, हालांकि ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो क्योंकि वो लॉन्ग पीरियड ज़्यादा होती, और नाइट्रोजन की अनएक्सपेक्टेडली हाई है ड्यू टू स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन। इस तरह से फास्फोरस से जब सल्फर में जा रहे हैं तो फास्फोरस की जो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। तो इस ग्राफ में दो जगह पे हमें ड्रिफ्ट या डिप नज़र आती है। एक ब्रिलियम से जब बोरॉन में गए तो कम हो गई, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में गए तो कम हो गई, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम में गए तो कम हो गई, फास्फोरस से सल्फर में गए तो कम हो गई। वगरना पूरे ग्राफ में जैसे मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ सेकंड और थर्ड पीरियड में, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो रही। कुछ स्पेसिफिक ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इनके क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, एमसीक्यूज कैसे पूछ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, कुछ देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग शो अपोजिट ट्रेंड टू देन ऑल थ्री, कि ये जो तीनों चारों नाम लिए हैं कोई एक है जिसका ट्रेंड डिफरेंट है, वो एटॉमिक साइज है। एटॉमिक साइज लॉन्ग पीरियड डिक्रीज करता है, बाकी तीनों लॉन्ग पीरियड इंक्रीज करती है। Which of the following act as main governing factor of the rest of the three atomic size? यानी आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तीनों एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है, उसके इन्वर्स होती है। यूनिटलेस और डायमेंशनलेस कौन है इनमें से? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, विच कैन नॉट बी मेजर्ड फॉर आइसोलेटेड एटम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी नहीं है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो एक बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये और एटॉमिक साइज, इसको मेजर करते हुए तो आइसोलेटेड गैसेस एटम कंसिडर किया जाता है। विच हेल्प अस टू डिसाइड द टाइप ऑफ बॉन्ड्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 1.7 से ज़्यादा है तो बॉन्ड आयनिक है, 1.7 से कम है तो कोवलेंट है, 1.7 है तो 50% आयनिक और 50% कोवलेंट है। एबनॉर्मेलिटीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में देख लो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो लॉन्ग पीरियड मूव करती है, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी भी लॉन्ग पीरियड मूव इंक्रीज़ करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज़ करती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीज़ करती है। कोई डिसऑर्डर है, लिथियम से जब नियॉन में जा रहे हैं, ब्रिलियम की अराउंड 0 से थोड़ी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की 0 के करीब है, नियॉन की 0 है, तो इनमें ब्रिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, NS2 उसका S कंप्लीट है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मीनिंग ये है कि अफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, लाइकिंग फॉर इलेक्ट्रॉन, तो ब्रिलियम इलेक्ट्रॉन के लिए लाइकिंग नहीं रखता। नाइट्रोजन का वैलेंस शेल हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, नियॉन का वैलेंस शेल कंप्लीट है, नोबल गैस है, तो जिनमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो इलेक्ट्रॉन एडिशन, उनमें इलेक्ट्रॉन के लिए अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए लाइकिंग नहीं है, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ अराउंड 0 है।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब देखिए फिर ग्रुप में क्या एक्सेप्शन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती, ऑक्सीजन की सल्फर से कम, नाइट्रोजन की फास्फोरस से कम। हमने पढ़ा है कि ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए, लेकिन फ्लोरीन से क्लोरीन में गए तो ज़्यादा हो गई है, ऑक्सीजन से सल्फर में गए हैं तो सल्फर की ज़्यादा हो गई है, नाइट्रोजन से फास्फोरस में गए हैं तो ज़्यादा होगी। उसकी वजह यह है कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के जो साइज़ हैं वो बहुत स्मॉल है, और जब इनके साइज़ बहुत स्मॉल हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन के लिए जो इसमें अफिनिटी कम हो गई है, तो ये अगर पेयर कहीं आए तो इनको जेन में रखना है। पूरे प्रोडिक्ट टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्लोरीन की है। फिर क्वेश्चन देखें कैसे हो सकता है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम वुड बी न्यूमेरिकली द सेम एज, तो ऑप्शन गिवन है कि किससे जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की वो किससे मैच करेगी। तो इसका सोल्यूशन देखें, हिंट में ये बताया कि अगर हमारे पास सोडियम एटम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो ये आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम कहलाएगा, और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर हमारे पास Na+ हो वही गैसीय स्टेट में, और उसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो दोबारा न्यूट्रल जो है वो सोडियम एटम हमारे पास आ जाएगा, और ये उसका इससे रिलेट होगी न्यूमेरिकली आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, और दोनों इक्वल है, दोनों की इक्वेशन सेम है, दोनों का साइन डिफरेंट है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना इस बात से कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू सेम नहीं है, यानी प्रोसेस किस में सेम है, किस में इक्वेशन सेम है, किस में इक्वेशन को रिवर्स करके दूसरा प्रोसेस जो है वो इंडिकेट किया जा सकता है। पेज 5 पे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को देखेंगे, इनका कंपैरिजन देख लेते हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स को जो एमसीक्यूज में यूज़ होने उन्हें दोहरा लेते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये होता है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, और जब वो ओवरलैपिंग करते हैं दे शेयर सम कॉमन रीजन, तो उससे बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। व्हेन दे शेयर सम कॉमन रीजन, यानी जितनी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छी है, जितना इलेक्ट्रॉन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में ज़्यादा टाइम पास करेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और इसमें सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है कि कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसमें तभी होगी जब एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम से भी एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो म्यूचुअल शेयरिंग होगी। इसमें लीनियर ओवरलैप अगर हो तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, पैरेलल ओवरलैप हो तो पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑन द बॉन्ड एक्सिस होते हैं, बिटवीन दी न्यूक्लियाई होते हैं, और पैरेलल ओवरलैप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अबव और बिलो द बॉन्ड एक्सिस होते हैं। फिर इसमें ये इसकी शॉर्टकमिंग ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कि ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करती है। इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे इसका कोई, जैसे इफ 2p(z) ऑर्बिटल्स अंडरगो लीनियर ओवरलैप देन 2p(y) ऑर्बिटल विल अंडरगो। तो अगर 2p(z) ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं लीनियर, तो कहते हैं फिर 2p(y) ऑर्बिटल्स में कौन सी ओवरलैपिंग होगी, कौन सी ओवरलैपिंग होगी, पैरेलल ओवरलैपिंग। p जो है ना 2py, 2px, 2pz, ये 3p ऑर्बिटल्स हैं। इनमें कोई भी p ऑर्बिटल, चाहे px हो, चाहे py हो, चाहे pz हो, पहली दफ़ा जो p ऑर्बिटल्स हैं वो लीनियर ओवरलैप ही करेंगे, और जब एक दफ़ा कोई भी p ऑर्बिटल जो हम आपस में लीनियर ओवरलैप कर लेंगे तो उसके बाद फिर वो पैरेलल ओवरलैप करेंगे। तो जब एक p ऑर्बिटल, वो px, py, pz कोई भी हो सकता है, सब एक जैसे हैं, तो जब एक p ऑर्बिटल ओवरलैप कर गया है, पहला बॉन्ड लीनियर ओवरलैप होगा, पहला बॉन्ड सिग्मा ही बनता है, वो लीनियर ओवरलैप से बनता है। उसके बाद जो भी बॉन्ड बनेगा तो वो पैरेलल ओवरलैप से बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। क्वेश्चन 10, पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट इन ईच एक्सेप्ट, ऐसे पूछ सकते हैं इसका क्वेश्चन, किसमें, सब में पाई बॉन्ड मौजूद है, किसी एक में नहीं है। चार्ली है, एल्केन है, ईथेन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में पाई बॉन्ड होता है, साइनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड N होता है,
तो चार्ली है, उसमें एल्केन जितने भी होते हैं सेचुरेटेड होते हैं, उनमें पाई बॉन्ड नहीं होता है। सेकंड पार्ट पे आए, पेज के देखें, एमओटी है। एमओटी में ये होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं और इसमें हम ओवरलैपिंग की बजाय बोलते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। मतलब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। इसमें अगर लीनियर ओवरलैप हो तो सिग्मा और सिग्मा स्टार बॉन्डिंग बनती है। इसमें अगर पैरेलल ओवरलैपिंग हो तो पाई और पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो वो डेवलप होते हैं। इसका एडवांटेज ये है वीबीटी पे कि इसमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन होता है। इसमें एक टर्म बॉन्ड ऑर्डर यूज़ करते हैं, उसमें ये होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। और जो वो बॉन्ड ऑर्डर से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड कितने बनेंगे, सिंगल, डबल या फ्रैक्शनल। और बॉन्ड ऑर्डर अगर हमें पता हो तो उस बॉन्ड ऑर्डर से हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, बॉन्ड एनर्जी क्या है, स्टेबिलिटी क्या है। ये तीनों बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर मालूम है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा है, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, उसमें स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी जो ऑर्डर है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए, वो किसकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें बनते हैं तो किसकी एनर्जी ज़्यादा है और किसकी एनर्जी कम है, ये हमने याद रखना है। सिग्मा 1s की एनर्जी सबसे कम है, फिर सिग्मा स्टार 1s है, सिग्मा 2s है, फिर सिग्मा स्टार 2s है, सिग्मा 2px, फिर उसके बाद पाई 2py है और पाई 2pz की एनर्जी सेम है। पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz फिर ज़्यादा एनर्जी में है, सबसे ज़्यादा सिग्मा स्टार 2px है। लिथियम से लेकर नाइट्रोजन तक, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनके लिए ऑर्डर ये है। सिर्फ एक फ़र्क है कि सिग्मा 2px पाई 2py और पाई 2pz से एनर्जी में ज़्यादा हो गया है। सिग्मा 2px पाई 2py और पाई 2pz से एनर्जी में ज़्यादा हो गया, बाकी सब अपनी जगह रहे हैं। तो ये लिथियम से नाइट्रोजन तक के लिए एनर्जी का ऑर्डर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बनेंगे। फिर इसके फर्स्ट पेज, इस पेज के फर्स्ट पार्ट पे दोबारा आए, उसके बॉटम पे देखे लिखा हुआ बॉन्ड ऑर्डर। इसके एमसीक्यूज अगर एमओटी के करने हो तो अक्सर एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है कि हमें कुछ आइंस दिए हैं, उनका बाउंड ऑर्डर पूछ लेते हैं। तो चूँकि हमारे सिलेबस में मेनली 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिनकी और हीलियम भी है, जिनका हम एमओटी डिस्कस करते हैं। तो ये मुख्तलिफ आइंस दिए हुए हैं ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन +2, +1, ऑक्सीजन O2 माइनस और O2 -2, तो इनके बाउंड ऑर्डर दिए हुए हैं। तो बाउंड ऑर्डर थोड़ा अगर इसे तवज्जो से देखेंगे तो ये याद करना आसान होंगे। O2 +2 का बाउंड ऑर्डर 3 है, और फिर आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते ही रहें तो बाउंड ऑर्डर बाय 0.5 जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। और इसी तरह से नाइट्रोजन और उसके आइंस हैं, इनका बाउंड ऑर्डर लिखा है। नाइट्रोजन का बाउंड ऑर्डर 3 है, N2+ का 2.5 है, N2+2 का 2 है, N2- का 2.5 और N2- का 2 है। ये बाउंड ऑर्डर ये आपने याद करने हैं। और जब वो बाउंड ऑर्डर पूछेंगे, इसको हम यूज़ जब करेंगे तो फिर मैं इसमें एक और बात याद रखनी है, वो सुनो कि जैसे O2 है तो O2 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, O2 का मतलब 16 हो गया, 8 और 8 16। जितने भी कोई भी स्पीशी होगी जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन है टोटल, उसका बाउंड ऑर्डर 2 होगा इसके मुताबिक। O2- का मतलब है कि 16 + 17 इलेक्ट्रॉन रखने वाले सिस्टम का बाउंड ऑर्डर 1.5 है। तो इसको ऐसे याद रखना। देखो N2+2 है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7 + 7 14 हो गया, +2 का मतलब है कि इसमें जो है वो हमारे पास 14 तो ये +2 12 हो गया। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन्स एक जितने हैं तो इसका बाउंड ऑर्डर भी जो है ना वो इस तरह से सेम रहेगा। पेज 6 पे देखिए बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ को डिस्कस किया गया। पहले बॉन्ड एनर्जी देख लें। बॉन्ड एनर्जी इज द एनर्जी required to break 1 mole bonds of particular type so as to separate them into gaseous atoms। हम 1 mole bonds break करने एक जैसे 1 mole bonds अगर हम break कर रहे हैं तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी जो है वो कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी।
अब बॉन्ड एनर्जी किन बातों पर डिपेंड करती, इसे देख लें। वन, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर और मल्टीप्लिसिटी के। मल्टीप्लिसिटी होती है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, मतलब दो एटम्स के दरमियान नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होंगे, उतनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ या साइज ऑफ एटम कह लें, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दो एटम्स के दरमियान अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो एटम्स करीब आ जाएंगे और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तब जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए फिर एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। लिहाजा बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी जो हैं ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसकी एक एग्जांपल भी दे दी है, HFHCl HBr, हाइड्रोजन सब में कॉमन है। तो आप देखिए कि फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो आयोडीन का साइज़ सबसे बड़ा है तो उसकी बॉन्ड वीक है तो बॉन्ड एनर्जी कम है। बॉन्ड एनर्जी लोन पेयर या इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितने किसी में लोन पेयर ज़्यादा होंगे उतनी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के सिंगल बॉन्ड कंपेयर किए हैं, इनमें रिस्पेक्टिवली लोन पेयर 1 2 3 हैं, और जितने फिर लोन पेयर जो है वो जिसमें ज़्यादा है उसमें रिपल्शन ज़्यादा है, उस रिपल्शन की वजह से बॉन्ड वीक हो गया, बॉन्ड एनर्जी कम होगी। बॉन्ड एनर्जी परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जो है उन ऑर्बिटल्स के जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना एस करेक्टर ज़्यादा होगा, देखें sp, sp2, sp3 को कंपेयर करें, देखें sp मतलब कार्बन की अगर बात कर लें तो कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन तब होती है जब ट्रिपल बॉन्ड हो, sp2 तब होती है जब डबल बॉन्ड हो, sp3 होती है जब सिंगल बॉन्ड हो। जितना एस करेक्टर ज़्यादा होगा उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल स्मॉल होगा साइज़ में, sp से साइज़ में स्मॉल होता है। तो जितना एस करेक्टर ज़्यादा होगा उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल साइज़ में स्मॉल होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल साइज़ में स्मॉल होगा तो उसकी ओवरलैपिंग भी ज़्यादा अच्छी होगी। स्मॉलर ऑर्बिटल्स में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छी होती, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। कुछ डायटॉमिक मालिक्यूल हैं जो आमतौर पे कंपैरिजन में हमें पूछ सकते हैं, उनकी बॉन्ड ऑर्डर एनर्जी का ऑर्डर दे दिया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, नाइट्रोजन से, फिर कार्बन नाइट्रोजन की ज़्यादा है, कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड से। फिर एक एक्सेप्शन है हेलोजन्स की। हेलोजन में फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी स्मॉल साइज़ होने की वजह से और लोन पेयर में रिपल्शन होने की वजह से, चूँकि फ्लोरीन का मालिक्यूल स्मॉल साइज़ का है तो उसमें रिपल्शन हो जाती हैं। लोन पेयर तो सभी हेलोजन्स के पास हैं लेकिन उनका साइज़ फ्लोरीन का सबसे छोटा है, उस रिपल्शन की वजह से उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम होगी। तो ऑर्डर ये है, क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है इनमें, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन और फिर आयोडीन। बॉन्ड लेंथ देखें, बॉन्ड लेंथ ये है कि is the average distance between the center of the nuclei of the two bonded atoms। दो एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस में जो डिस्टेंस है उसका एवरेज है ये। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, साइज ऑफ एटम जो है उनमें बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितने एटम छोटे होंगे उनके न्यूक्लियस में डिस्टेंस भी उतना कम होगा, बॉन्ड लेंथ भी कम होगी। बड़े एटम होंगे तो उनके न्यूक्लियस में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्स है, अभी हमने देख लिया इसको, सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है इसका मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा हैं तो एटम्स के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा, एटम करीब आ जाएंगे, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर से कैसे रिलेटेड है, तो एस करेक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से बॉन्ड लेंथ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होगी उतने एटम्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। और H2 नेगेटिव में रिपल्शन ज़्यादा है तो इसलिए उस H2+ से बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। और कॉन्जुगेशन अगर हो जाए, कॉन्जुगेशन बोलते हैं कि अगर किसी में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हो, जैसे बेंजीन में होती सिंगल डबल बॉन्ड, तो फिर बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे बेंजीन में बॉन्ड लेंथ 1.39 होती है और ये सिंगल और डबल के दरमियान में होती है। पेज 7 पे हम आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज़ का एक कंपैरिजन जो है वो देखते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स को आयनिक क्रिस्टल्स, आयनिक सॉलिड्स बोलते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ये फर्दर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो सिंपल मालिकुलर होते हैं और एक होते हैं जिनमें मैक्रो मालिकुलर स्ट्रक्चर होता है, उसे पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। उसे कोवलेंट क्रिस्टल्स
जाइंट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड अगर है तो वो दो तरह के स्ट्रक्चर होंगे, उनमें सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और मैक्रोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो अगर तो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और अगर वो मैक्रोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जैसे SiO2 और सिलिकॉन कार्बाइड वगैरह, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं सॉलिड में, लेकिन मोल्टन स्टेट में कंडक्टर होते हैं। और जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो यूजुअली नॉन कंडक्टर ही होते हैं। फिर ये आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन रिजिड होता है, फिक्स नहीं होता है। एक पॉजिटिव आयन के सब तरफ नेगेटिव आयन होते हैं, एक नेगेटिव आयन के सब तरफ पॉजिटिव आयन होते हैं। जबकि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये डायरेक्शनल होता है और रिजिड होता है। ये कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ये डायरेक्शनल होता है और रिजिड होता है। और जिन जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं, कुछ चैप्टर 4 में भी हम इसको देखते हैं। और कोवलेंट कंपाउंड जो है वो आइसोमरिज्म शो करते हैं। आइसोमरिज्म शो करने के लिए बॉन्ड का डायरेक्शनल और रिजिड होना ज़रूरी होता है। आयनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शन रेट होते हैं ये हाई होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स के रिएक्शन रेट स्लो होते हैं। आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में, और कोवलेंट कंपाउंड में लाइट डिजॉल्व्स लाइट। अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में सॉल्युबल होते हैं, पोलर है तो पोलर में सॉल्युबल होते हैं। डायपोल मूवमेंट देखिए, डायपोल मूवमेंट जो है डेफिनेशन ये है इसकी म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द आइंस, सेंटर ऑफ आइंस। यूनिट्स इसके मीटर कूलम भी होते हैं, डेबाई भी होते हैं। 1 डेबाई जो है वो 10⁻18 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के इक्वल होता है, या जो ज़्यादा यूज़ होते हैं तो 1 डेबाई जो है वो 3.336 × 10⁻30 मीटर कूलम की इक्वल होता है। और डायपोल मोमेंट असल में किसी मॉलिक्यूल की ओवरऑल पोलैरिटी को डिस्क्राइब करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो एक बॉन्ड की पोलैरिटी को डिस्क्राइब करता है, जबकि डायपोल मोमेंट ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को जो वो डिस्क्राइब करता है। और इसमें ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी टेल पॉजिटिव की तरफ होती है, हेड नेगेटिव की तरफ होता है। और ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ बॉन्ड मूवमेंट से हमें नेट डायपोल मोमेंट पता चलता है। अगर किसी मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट 0 हो तो वो नॉन पोलर होगा, चाहे उसमें इंडिविजुअल बॉन्ड पोलर हो। डायपोल मोमेंट अगर तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है तो सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हों या हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल हों, दोनों में अगर उस मॉलिक्यूल की शेप रेगुलर है, होमोटॉमिक तो होंगे ही नॉन पोलर हमेशा, लेकिन हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर उसकी शेप रेगुलर शेप है, रेगुलर शेप हमारे सिलेबस में 3 है, लीनियर है, ट्रायंगुलर, प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है। और ये तब होती है जब सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ना हो, तो तब वो 0 डायपोल मूवमेंट शो करता है। और मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हैव डिस्टॉर्टेड शेप आर पोलर इन नेचर। अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर आ जाए तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है और वो रेगुलर नहीं रहती है और वो पोलर हो जाता है नेचर में। क्वेश्चन कैसे हो सकता है? क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर? BF3 है, बोरॉन 3rd ग्रुप से है, तीनों इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिए बॉन्ड बनाने में और कोई लोन पेयर नहीं है, रेगुलर ज्योमेट्री है। अमोनिया में लोन पेयर है। नाइट्रोजन 5th ग्रुप से है, 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए हैं 3 हाइड्रोजन के साथ, तो वो पोलर है। अगर सेंट्रल एटम के बाद लोन पेयर आ गया तो मॉलिक्यूल पोलर होगा। CH4 जो है नॉन पोलर है, कोई लोन पेयर नहीं है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो इसलिए आंसर बीटा है। KCl इज़ मोस्ट सॉल्युबल इन, तो KCl जो है वो आयनिक है और नीचे सॉल्वेंट दिए हैं, उनके डायपोल मोमेंट भी दिए हैं। तो आयनिक कंपाउंड जो है वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। सबसे ज़्यादा पोलर जो वो मेथानोल है, तो इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी उसमें सबसे ज़्यादा होगी। पेज 8 पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन है 13, द ऑक्टेट रूल इज़ नॉट फॉलोड इन। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब ज़ाहिर देखें तो सब में ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन में भी है। तो इसका आंसर है वाटर। वाटर में हाइड्रोजन एटम को देखें तो उसका डुप्लेट कंप्लीट हुआ है। बाकी जितने एटम्स हैं इसमें
वो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो मतलब इसके ज़रिए से हमने ये समझना है, सीखना है कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाएगा और उसमें हाइड्रोजन आ जाए जैसे कहीं पे, तो हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, ऑप्शन कोई भी हो, लेकिन जो हाइड्रोजन वाला मालिक्यूल होगा जिसमें हाइड्रोजन होगी वो हमारा आंसर होगा। वो उसमें डुप्लेट कंप्लीट नहीं होगा, उसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, उसमें डुप्लेट ही होगा। तो इसलिए इसकी ऑप्शन जो है वो बीटा है। The orbitals of same energy level providing the most efficient overlapping are, मुख्तलिफ हाइब्रिड ऑर्बिटल दिए हैं और क्वेश्चन ये है कि इनमें sp3 sp3 से sp से sp2 से ओवरलैप कर रहे हैं और इनकी एनर्जी ज़ाहिर है सेम है sp2 की। तो ये जब ओवरलैप कर रहे हैं तो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस में सबसे अच्छी होगी। लेक्चर में एक बात कही थी उसी दोहरा लेते हैं। देखिए जितना s करैक्टर ज़्यादा होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर उतना साइज स्मॉल होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल का। जितना साइज स्मॉल होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल का उतनी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छी होगी, उतना बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। तो इसमें s करैक्टर सबसे ज़्यादा जो है वो फिर sp में है। sp में जो s करैक्टर है वो 50% है, तो इसलिए उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे अच्छी होगी और उसकी बॉन्ड एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन 15 देखें, विच कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पे अगर हमने एक्सप्लेन करना हो कि कौन एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका फैसला इस बात से होता है कि अगर किसी का बाउंड ऑर्डर ज़ीरो होगा, तो जिसका बाउंड ऑर्डर ज़ीरो होगा वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बेस पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें देखो आप हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का बाउंड ऑर्डर 1 होता है, H2 जो है उसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो बाउंड ऑर्डर 1 बनता है। तो H2+ में तो एक इलेक्ट्रॉन है, He2+, H2-, लास्ट ऑप्शन देखें H2+2, हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, +2 का मतलब है कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी H+ और H+ में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, दोनों हाइड्रोजन एटम बगैर इलेक्ट्रॉन के हैं। तो जब उनमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा इसके, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे हीलियम एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि उसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन सेम हो जाते हैं, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल कौन है? 16 में देखें, सुपर ऑक्टेट उसे बोलते हैं जिसके वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएं, तो अल्फा ऑप्शन है। इसमें क्लोरीन जो वो 7th ग्रुप से है और उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन उसने फ्लोरीन के साथ शेयर किए हैं, तो जब 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर किए हैं तो जो शेयर हो गए 6 हो गए और बाकी 7, तो इसमें मोर देन 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये 10 क्लोरीन का जो वैलेंस शेल है ना F3Cl में हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन ऑन क्लोरीन एटम, तो इसमें क्लोरीन एटम जो है वो 10 हो गए इलेक्ट्रॉन, तो जिसमें भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे फिर वो सुपर ऑक्टेट कहलाएगा। 17 क्वेश्चन, द बॉन्ड एंगल इन PH3 इज, तो ये कंपैरिजन है NH3 से। इसको समझाने के लिए देखो हिंट इसमें कि कभी भी हम अगर किसी ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करें तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। अगर ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करेंगे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। तो PH3 NH3 से डाउनवर्ड है। इसको ऐसे ले लो कि अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाए तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाता है। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन और फास्फोरस है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई है तो बॉन्ड ऑर्डर भी कम हो गया। क्वेश्चन 18 देखो, विच इज़ नॉट टेट्राहीड्रल, तो कौन है जो टेट्राहीड्रल नहीं है? कार्बोनेट है जो कि टेट्राहीड्रल नहीं है, स्ट्रक्चर से भी समझाया है। इसके हिंट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमारे काम आएगी कि अगर हाइब्रिडाइजेशन देखनी हो तो उसका शॉर्टकट ये होता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हम देखते हैं और उसका तरीका ये है कि आप देखें कि सेंट्रल एटम के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं सेंट्रल एटम के साथ, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सिर्फ सेंट्रल एटम की होती है।
तो सेंट्रल एटम के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं और उसके पास कितने लोन पेयर हैं, उसका जो सम आएगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। तो जैसे कार्बोनेट में अगर आप स्ट्रक्चर में देखें तो 3 सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के, एक पाई है, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं, वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो ये 3 लोन पेयर कोई भी नहीं कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए। तो ये 3 और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। बाकी सब में देख लें, बाकी सब में ऑप्शंस में स्ट्रक्चर भी बने हैं, बाकी सब में 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर किसी के पास भी नहीं है। पाई बॉन्ड को नहीं काउंट करते हम, सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर जो सेंट्रल एटम पर हैं उनको ऐड कर लेते हैं तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाते हैं, उससे हमें हाइब्रिडाइजेशन का अंदाजा हो जाता है। क्वेश्चन 19, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑफ, आगे CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, यानी हमें जो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है उन कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो ऑप्शन डिफरेंट गिवन है, सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं। वो जो कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है उसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 1 सिग्मा बॉन्ड उसे कार्बन से बनाया, तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के पास 2 सिग्मा 2 पाई है। पाई तो हमने काउंट नहीं करने, सिर्फ सिग्मा काउंट करने हैं। तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड की वजह से फिर क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। कार्बन के पास तो लोन पेयर नहीं है ना, इनमें किसी में भी नहीं होता लोन पेयर सिवाय कार्बन मोनोऑक्साइड के। जो CH डबल बॉन्ड वाला है उसमें देखो, उसमें भी उसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 कैसे, एक हाइड्रोजन भी अटैच है सिग्मा बॉन्ड से, 2 सिग्मा बॉन्ड लेफ्ट और राइट पे कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। तो याद रहे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन 20 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्पीशीज हैज द सेम बॉन्ड ऑर्डर। शॉर्टकट जो इसका सबसे हो सकता है वो ये याद रखो कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा। अभी इसमें ऑप्शन देखो, बीटा में Cn नेगेटिव, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, नाइट्रोजन का 7, 6 और 7 हो गए 13, नेगेटिव चार्ज की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। NO प्लस पे देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, 7 + 8 15 + 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, 14, दोनों के पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है। जब टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है तो इनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा। जब भी स्पीशीज चाहे डिफरेंट हो जाएं, चार्जेस चाहे डिफरेंट हो जाएं, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा। क्वेश्चन 21 में देखो, ये दिया हुआ कि बॉन्ड एनर्जी बताई हुई, 2 हाइड्रोजन एटम में मिलके 2H लिखने का मतलब है 2 हाइड्रोजन एटम, उनमें कोई बॉन्ड नहीं है, H2 का मतलब है उनमें कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। तो ये बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, हमें बोल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बताओ। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है वो हीट जो एब्जॉर्ब होती है जब 1 मोल एटम बनते हैं। तो ये 2 मोल एटम के लिए है, एक तो इसे हाफ कर लें, और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लिखें, तो इसलिए बीटा आंसर बनेगा। द कोवलेंट रेडियस ऑफ सिलिकॉन और फ्लोरीन गिवन है, बॉन्ड लेंथ पूछ रहे हैं, तो कोवलेंट रेडियस सिलिकॉन और फ्लोरीन के दोनों के कोवलेंट रेडियस को ऐड करें तो बॉन्ड लेंथ बननी चाहिए। तो 117 और 64 के दरमियान जब सिंगल बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड, फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, मोनोवेलेंट होता है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन हमेशा मोनोवेलेंट होते हैं। तो 117 और 64 को ऐड करेंगे तो 181 बनता है, लेकिन चूंकि ये पोलर बॉन्ड है, सिलिकॉन पे पार्शियल पॉजिटिव और फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो पोलैरिटी की वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, लिहाजा इसका आंसर होगा लेस देन 181 पाइकोमीटर। लेक्चर 8 में हमने चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ लिया है और इसके कुछ MCQs भी हमने अटैम्प्ट किए हैं। इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें इनकी, और जो हिंट्स दिए हैं क्वेश्चन अगर ज़रूरत है तो इसको रिपीट में भी देखें। अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, शुक्रिया।